गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम पाठ नंबर 8 जामुन का पेड़ का अभ्यास कार्य करेंगे। आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 110 पर पाठ के साथ। तो आपका पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। तो अब इन दो पंक्तियों से दो प्रश्न बनते हैं। पहला है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। तो पहले इसका उत्तर सुनिए। यह संवाद सेक्रेटेरिएट के दो क्लर्कों का है। जब वो क्लर्क बातें कर रहे थे ना, तो और किस वजह से कर रहे थे, सेक्रेटेरिएट के लॉन में आंधी आने के कारण जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। तो उसे देखने के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो वहाँ पर दो क्लर्क भी थे, क्लर्क को बाबू भी बोल देते हैं। तो वहाँ सभी लोग आ जाते हैं, उनमें वो दो क्लर्क भी होते हैं। उन्हें उस व्यक्ति की कोई भी चिंता नहीं होती है कि वो उसके नीचे दब चुका है। और वो क्या बातें करते हैं कि इसके फल बड़े रसीले होते थे और मेरे बच्चे बड़े खुश होकर खाते थे। तो ये उस संवाद उसी प्रसंग में आया है। दूसरा है, इससे लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है। इससे लोगों की इस मानसिकता का पता चलता है कि लोग घोर स्वार्थी किस्म के हैं। वे सिर्फ अपना और अपना भला देखते हैं, उनमें संवेदना नहीं है। उन्हें पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है, उसका दुख नज़र नहीं आता है। उन्हें तो सिर्फ जामुन के जो फल लगते थे, जामुन, उनको वही अच्छे लगते हैं। और यह संसार कैसा है, उपयोगितावादी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देना। और वो क्या करते हैं कि वे उस व्यक्ति को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। नहीं तो उनका क्या कर्तव्य बनता है कि वे बिना कुछ सोचे समझे, उस पेड़ को काटना भी जरूरी नहीं था क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, तो वो उसको आराम से पेड़ को उठाकर उस व्यक्ति की जान को बचा सकते थे। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 2। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। अब मैंने आपको पाठ पढ़ाया तो साथ साथ बताया था कि किस तरह से वहाँ पर फाइल चलती रहती हैं। क्या करते हैं कि उस फाइल में क्या था कि वे लोग सिर्फ एक पेपर वर्क करते रहते हैं, उसको बचाने की कोई भी कोशिश नहीं करते हैं। तो जब उस एक रात, यानी कि रात को जब माली दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाने के लिए जाता है, अर्थात उसके मुंह में जब खिचड़ी डालता है, तो वह बताता है कि तुम्हारे लिए आज एक मीटिंग होगी और तुम्हारा जो मामला है ना, वह शीघ्र ही निपटा लिया जाएगा। तो तब वो क्या होता है कि उसके मुंह से एक शेर निकल जाता है। जो दबे हुए आदमी होता है ना, वह मिर्जा गालिब का एक शेर सुना देता है। क्या था कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो यह सुनकर माली ने पूछा कि क्या तुम शायर हो। और फिर वो कहता है दबा हुआ आदमी कि हाँ, मैं शायर हूँ। तो इस तरह से बेटा वो फिर से माली किसको बताता है, चपरासी को, चपरासी क्लर्क को, क्लर्क हेड क्लर्क को। और फिर इस तरह से पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे विभाग में यह बात फैल जाती है कि दबा हुआ आदमी है, वह कौन है, एक शायर है, एक कवि है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब यह पता चलते ही कि वह एक शायर है, कवि है, तो क्या होता है कि उस फाइल पर एक नए सिरे से विचार किया जाता है और फिर उस व्यक्ति की फाइल को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मंगाकर कल्चरल डिपार्टमेंट को भेजा गया, यानी कि सांस्कृतिक विभाग को भेजा गया। वहाँ से सेक्रेटरी आया और इससे क्या हुआ, और भी देर होती चली गई। ऐसा ही नहीं कि पेपर वर्क में काम होता चला जाए तो थोड़ा जल्दी हो जाए। वहाँ से फिर लोग आता है, फिर क्या होता है, उसे साहित्य अकादमी का मेंबर चुन लिया जाता है। ठीक है, कि तुम्हें केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया है। फिर वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, यानी कि पेड़ को तो नहीं हटवा सकता, लेकिन जो तुम्हारी पत्नी है उसको भत्ता अवश्य दिलवा देता हूँ। लेकिन पेड़ को काटना मेरे बस की बात नहीं है।
तो और फिर क्या होता है कि जो फाइल है फिर से वह कई डिपार्टमेंट्स में, कई विभागों में घूमती रहती है। तीसरा प्रश्न देखिए, कृषि विभाग के मामलों में कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए? भाई क्यों उन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को क्यों सौंप देता है? अब जो कृषि विभाग था वालों ने पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति के मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि यह एक फलदार पेड़ है और फलदार पेड़ किसके अंडर आता है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर क्या होते हैं? अनाज और खेती बाड़ी के मामले आते हैं। तो वो कहते हैं कि जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है इसलिए वह उसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस पाठ में हमें पता लगता है कि जो एक भी विभाग है ना वो ठीक से कार्य नहीं करता। आप देखिए, एक आदमी को बचाने की बजाय वो क्या करते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसको डाल देते हैं। इसमें वह व्यक्ति दबा हुआ है, मरने को हो रखा है, लेकिन किसी में भी जो संवेदना है वह दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। और यह भी पता चलता है कि जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें जो कार्य प्रणाली है वह कितनी गैर जिम्मेदार है, कि किस तरह से एक व्यक्ति मर जाता है लेकिन उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में चलाते रहते हैं। तो मेन तो मुद्दा यही था कि ये फलदार पेड़ है, ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, उसके अंडर नहीं आता, तो इसको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाए। अब आपका जो फोर्थ प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, नंबर 1, 2, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो सीधा सुनिए कि इस पाठ में अनेक सरकारी कार्यालयों के नामों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार हैं। आप यूँ भी लिख सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, इस तरीके से लिख सकते हो। और अगर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिखेंगे, इस पाठ में अनेक सरकारी कार्यालयों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सबसे पहले क्या आता है? सेक्रेटेरिएट, जो सरकारी सचिवालय है। दूसरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आता है, जो क्या करता है? बाग बगीचों की व्यवस्था देखता है, ठीक है, उद्यान उसके अंडर आते हैं। और तीसरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें क्या होता है? उसमें अनाज, खेती बाड़ी आदि के काम को देखा जाता है कि फसल कैसी हुई, पैदावार हुई या नहीं हुई, इस तरह की व्यवस्था को वो देखता है। और फिर कौन सा आता है आपका? चौथे नंबर पर आपका कल्चरल डिपार्टमेंट आ जाता है। उसमें क्या होता है? जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो उसके अंडर आता है। इसमें और पुलिस डिपार्टमेंट की भी बात आई है कि वहाँ पुलिस आ जाती है, तो वो क्या करता है? कानून व्यवस्था को देखता है। फिर उसको जब व्यक्ति को काटकर निकालने की बात की जाती है तो उस समय क्या होता है? मेडिकल डिपार्टमेंट की भी बात की जाती है, क्योंकि एक डॉक्टर वहाँ से आते हैं ना, सर्जन, उसको देखने के लिए, तो वो भी आ जाता है। और लास्ट में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कल्चरल डिपार्टमेंट आता है, जो कलाकार, चित्रकार, कवि, शायर, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब ये तो मैंने आपको डिपार्टमेंट्स का बता दिया कि आप सीधा लिख सकते हो, व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर, कल्चरल, साहित्य अकादमी का भी नाम आता है, मेडिकल डिपार्टमेंट का भी आता है, विदेश विभाग जो का भी आता है ना, जो पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने पेड़ लगाया था तो वहाँ से विदेश विभाग का भी आ जाता है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी नाम इसमें आता है। तो आप पॉइंट्स में इन सब की बातें लिख सकते हो। अब दूसरा प्रश्न है इसी का ही, और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? तो क्या मिलता है? इस पाठ के पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि सभी विभाग लाल फीता शाही की गिरफ्त में हैं। कोई भी विभाग अपनी तरफ से स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता, यानी कि वो सक्षम ही नहीं है। सभी क्या करते हैं? अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर फटाफट डालने को तैयार
रहते हैं और साथ में क्या करते हैं, एक दूसरे डिपार्टमेंट की विभाग की आलोचना भी करते हैं। इन सभी विभागों में काम करने वाले व्यक्ति संवेदनाहीन हैं। दबे हुए व्यक्ति को की जान बचाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की थी। एक दूसरे का कार्य बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब आपका अगला अभ्यास कार्य है पाठ के आसपास। कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस वजह से भंग होता है। इसमें क्या होता है, पहली बार क्या होता है, सेक्रेटेरिएट के कुछ माली तथा क्लर्क पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं कि इसको निकाल लेते हैं, लेकिन क्या होता है, जो सुपरिटेंडेंट होता है वो आकर उनको रोक देता है और वो क्या करता है कि वह उस फाइल को कृषि विभाग को भेज देता है और कहता है कि नहीं, वहाँ से जब तक परमिशन नहीं मिलेगी हम इस पेड़ को नहीं काट सकते और इस आदमी को नहीं निकाल सकते। दूसरी बार क्या होता है, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी, फॉरेस्ट विभाग के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने के लिए आते हैं और दबे हुए व्यक्ति को निकालने की कोशिश करते हैं। जब ये अपना काम शुरू ही करने को होते हैं ना, तो क्या होता है, विदेश विभाग से समाचार आ जाता है और काम को रोक दिया जाता है। इसके लिए क्या तर्क दिया जाता है कि इस पेड़ को पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले लगाया था और अगर हम इस पेड़ को काट देते हैं तो हो सकता है कि जो हमारे संबंध हैं वो बिगड़ जाएं। तो इस तरह से बेटा क्या होता है कि उनको उस पेड़ को नहीं काटने दिया जाता। इसमें पाठ के आसपास का दूसरा प्रश्न है, यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। अब यहाँ क्या है, हंसी भी आती है बार बार और करुणा यानी कि दया भी आती है। दया किसके प्रति आती है, दबे हुए व्यक्ति के ही प्रति आती है कि किस तरह से लोग अपनी जो फाइल है उसको आगे चलाते रहते हैं लेकिन उसको बचाने की तरफ कोई भी काम नहीं करती हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हास्य और उत्तर में सुनिए कि हास्य और व्यंग दोनों ही इस कहानी में निरंतर बने हुई हैं। जहाँ पर कई बार हंसी आती है तो साथ में क्या होता है कि करुणा भी आ जाती है। तो यह कहना बिल्कुल युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। अब क्या है, जो सरकारी कार्यालय के लोग हैं और जो उनकी कार्य प्रणाली है और जो उनके बेहुदे तर्क है ना, उन पर बार बार हंसी आती है कि आदमी को काट दो प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, ठीक है, फलदार पेड़ है, मेरे बच्चे इसके फल खाते हैं, अच्छे हैं, रसीले हैं, और उस व्यक्ति को न बचाकर बार बार क्या होता है कि दूसरों पर डालते हैं। तो यहाँ पर बार बार हंसी आती है, लेकिन करुणा कहाँ उत्पन्न होती है कि पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की दशा और पीड़ा को देखकर वहाँ करुणा का भाव पैदा हो जाता है कि मैंने जब पाठ पढ़ाया तो आपको बताया था कि सिर्फ एक माली ही इस करुणा का सहभागी है। वह उसके दर्द को पहचानता है, वह उसको बार बार खाना भी खिलाता है, लेकिन जो बाकी जितनी पब्लिक थी वो सारी संवेदन शून्य है। और जब करुणा तो तब चरम सीमा पर पहुंच जाती है जब दबा हुआ व्यक्ति ऊपर से निकालने के ऑर्डर आने से पहले ही दम तोड़ देता है और उसके मुंह से जो चींटियाँ चलती हुई बताई गई है ना, वो तो इस करुणा के दृश्य को और भी अधिक यानी कि संवेदनशील बना देता है। अब आपका अंतिम प्रश्न है तीसरा, यदि आप मालिक की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? तो इसमें नहीं तो क्यों ही कोई भी नहीं लिखेगा। यदि हम मालिक की जगह होते तो हम हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करते। हम क्या करते, हम उस पेड़ को काटने के स्थान पर जो बाकी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी उसकी सहायता से पेड़ को थोड़ा ऊपर उठा लेते और दबे हुए व्यक्ति को खींच लेते, ठीक है, कि पेड़ को उठाकर दूसरी जगह भी रख सकते थे और उस व्यक्ति को हम सुरक्षित बाहर निकाल लेते। इस तरह से क्या होता, पेड़ भी नहीं कटता,
नियमों का उल्लंघन भी नहीं होता, कोई अनुशासनहीनता भी नहीं होती और वह व्यक्ति बच जाता। ठीक है। और इस अगर मान लो पेड़ भी कट जाता और हम उस आदमी को बचाते तो वो कोई बड़ा अपराध है नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जीवन सबसे पहले होता है। तो ये मैंने आपको जामुन का पेड़ का अभ्यास कार्य करवा दिया है। आप इसको अपनी नोटबुक में कर लेना।